अकबर बीरबल की कहानी, चीनी और रेत की परीक्षा। भाग 1। दरबार में एक अनोखी चुनौती। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों से भरा रहता था। लेकिन सबसे अलग और सबसे चतुर था बीरबल, जिसकी बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन दरबार में अकबर ने सब दरबारियों के सामने एक अनोखा सवाल रखा। अगर एक थैले में रेत और चीनी दोनों बराबर मात्रा में मिला दिए जाएं, अकबर ने कहा, तो उसे बिना गीला किए या किसी उपकरण के प्रयोग के अलग कैसे किया जाए। यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने कान खुजाए, कुछ ने माथा पकड़ा और कुछ ने इधर-उधर देखने लगे, मानो जवाब किसी कोने में छिपा हो। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जवाब है, लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है। कल इसी समय तक तुम हमें इस सवाल का उत्तर दो। भाग 2। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से बाहर निकलते ही सीधा अपने घर गया। रास्ते भर वह सोचता रहा, रेत और चीनी के दानों में बहुत समानता है। दोनों छोटे छोटे, दानेदार और रंग भी मिलते जुलते हैं। कैसे इन दोनों को बिना पानी या छलनी के अलग किया जाए? घर पहुंचते ही उसने अपने नौकर रामू को बुलाया और कहा, रामू, एक काम करना है। रेत और चीनी का एक थैला ले आओ और एक बगीचे में कुछ चींटियां भी खोज लाओ। रामू ने अचरज से देखा, चींटियां, सरकार? बीरबल मुस्कराया, हाँ, चींटियां ही इस समस्या का हल हैं। रामू दौड़कर सारा सामान ले आया। बीरबल ने रेत और चीनी को एक मिट्टी की परात में डाल दिया और उसे अपने बगीचे में रख दिया, जहां चींटियां आसानी से आ सकें। भाग 3। चींटियों की मेहनत। बीरबल ने वो परात वहीं छोड़ दी और बाकी समय अपने बाकी कामों में लग गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही वह बगीचे में गया और देखा, चींटियों ने पूरी परात से चीनी के दाने उठा उठाकर अपने बिलों में ले जाना शुरू कर दिया था। रेत ज्यों की त्यों पड़ी थी। वह मुस्कराया, समस्या सुलझ गई। अब वह परात लेकर दरबार की ओर चल पड़ा। भाग 4। दरबार में समाधान। अगले दिन दरबार लगा। सभी दरबारी पहले दिन से भी ज्यादा उत्सुक थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया, तो बीरबल, क्या तुमने रेत और चीनी को बिना पानी या उपकरण के अलग किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए परात दरबार के बीच रखी और कहा, जहां पनाह, यह वही मिश्रण है जिसे कल आपने मुझे दिया था। और अब देखिए, इसमें केवल रेत बची है। अकबर ने परात को गौर से देखा और हैरान रह गया। उसमें सचमुच सिर्फ रेत थी। बीरबल ने समझाया, मैंने इस मिश्रण को बगीचे में रख दिया और आसपास की चींटियों को आमंत्रित किया। उन्हें सिर्फ चीनी में रुचि थी। रात भर में वे सारी चीनी उठा ले गईं और रेत यहीं रह गई। अकबर जोर से हंसे, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। तुमने प्रकृति की मदद से वह कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भाग 5। ईर्ष्यालु दरबारी और नई साजिश। बीरबल की इस प्रशंसा से कुछ दरबारी जल भुन गए। खासकर राजा टोडरमल और राजा मनसिंह को यह बात बहुत चुभी। उन्होंने सोचा कि अगर बीरबल ऐसे ही रोज तारीफें पाता रहा तो दरबार में उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। मनसिंह ने कहा, हमें भी एक चुनौती रखनी चाहिए जो बीरबल को फंसा दे। अगले दिन उन्होंने बादशाह अकबर के सामने एक प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, बीरबल की बुद्धिमत्ता की हम भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो हम उन्हें एक और मुश्किल काम सौंपना चाहते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, जरूर। अगर वह कठिन है तो और अच्छा। मनसिंह ने कहा, हम चाहते हैं कि बीरबल एक ऐसा उपाय बताए जिससे इंसान का स्वभाव जाना जा सके बिना उससे कुछ पूछे।
अकबर को विचार रोचक लगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और सारा मामला बताया। बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, जहांपनाह, यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। भाग 6 बीरबल की दूसरी परीक्षा। 3 दिन तक बीरबल शहर की गलियों में घूमता रहा। वह लोगों को चुपचाप देखता, उनके हाव भाव, बात करने का तरीका, दूसरों के साथ व्यवहार, सब कुछ। फिर वह एक अनोखी योजना लेकर दरबार पहुंचा। उसने 3 अलग अलग रंगों के आम के पत्तों से बनी टोकरियां दरबार में रखीं, एक में मिठाई, एक में कड़वी नीम की पत्तियां और एक में खाली पत्थर। उसने दरबारियों से कहा, अब मैं दरबार के कुछ लोगों को बारी बारी से बुलाऊंगा और बिना कुछ बताए एक टोकरा चुनने के लिए कहूंगा। फिर हम उनके स्वभाव का अंदाजा लगाएंगे। पहले टोडरमल आए, उन्होंने मिठाई वाला टोकरा उठाया। बीरबल बोले, यह दर्शाता है कि ये मधुर बोलने वाले लेकिन लालच से भरपूर व्यक्ति हैं। फिर मनसिंह आए, उन्होंने नीम की पत्तियों वाला टोकरा उठाया। बीरबल ने कहा, यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति कठोर हैं और कठोरता को ही न्याय समझते हैं। फिर एक सेवक को बुलाया गया, उसने पत्थर वाला टोकरा उठाया। बीरबल मुस्कराया, यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति कठिनाइयों को सहकर भी शांत रहता है। अकबर ने सब देखा और चकित हो गए। बीरबल, तुमने बिना एक शब्द बोले लोगों के स्वभाव को समझ लिया। भाग 7 बीरबल की प्रतिष्ठा और सबक। अब दरबार में किसी को भी बीरबल की बुद्धि पर शक नहीं रहा। यहां तक कि टोडरमल और मनसिंह भी मौन हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि बीरबल सचमुच विलक्षण हैं। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय मंत्री हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा इंसानियत और सरलता से जुड़ी होती है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, समस्या कोई भी हो, समाधान अक्सर प्रकृति, व्यवहार और धैर्य में छिपा होता है। अकबर मुस्कराए और दरबार में तालियों की गूंज फैल गई। कहानी का शीर्षक, बीरबल की न्यायपूर्ण सजा। भाग 1 न्याय की परीक्षा। मुगल बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु दरबार में उनके मंत्री बीरबल की चतुराई और त्वरित निर्णय क्षमता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। अकबर के मन में कई बार यह प्रश्न उठता था कि क्या बीरबल सच में हर परिस्थिति में निष्पक्ष न्याय कर सकते हैं। एक दिन उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों के सामने एक प्रस्ताव रखा। मैं चाहता हूं कि बीरबल एक ऐसा फैसला सुनाए जिसमें आरोपी को सजा भी मिले और न्याय भी हो, लेकिन सजा इतनी अनोखी हो कि वह जीवन भर याद रखे। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, परंतु उसके लिए मुझे एक ऐसा मामला दीजिए जिसमें सच्चाई और छल का गहरा द्वंद्व हो। अकबर ने कुछ सोचा और फिर एक पुराना मामला उठाया जो काफी दिनों से दरबार में अटका हुआ था। भाग 2 चोरी का अनोखा मामला। राजधानी के बाजार में एक सोने की अंगूठी की चोरी हुई थी। दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान से एक कीमती अंगूठी गायब हो गई और उसने संदेह जताया अपने 3 पुराने नौकरों पर, रमजान, हरिराम और गोपाल। तीनों ने आरोपों से इनकार किया। बाजार की भीड़ में किसी ने कुछ नहीं देखा, ना ही कोई गवाह था। अंगूठी भी कहीं नहीं मिली। सभी दरबारी उलझन में थे, परंतु बीरबल ने केस को अपने हाथ में ले लिया। बीरबल ने तीनों नौकरों को दरबार में बुलवाया और गहनता से देखा। तीनों एक जैसे कपड़े में घबराए हुए खड़े थे। बीरबल ने कहा, मैं आज ही न्याय करूंगा, लेकिन सच्चाई स्वयं सामने आएगी। भाग 3 बीरबल की चाल। बीरबल ने एक साधारण सी बात कही, तुम तीनों को मैं एक एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा। इनमें से एक लकड़ी जादुई है। कल सुबह जो व्यक्ति दोषी होगा, उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी।
यह सुनते ही तीनों ने लकड़ियां ले लीं और दरबार से चले गए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला, बीरबल ने जादू की लकड़ी कहाँ से लाया? कोई बोला, क्या ये असली में बढ़ेगी? अगले दिन तीनों नौकर लौटे। बीरबल ने तीनों की लकड़ियां मंगाई और नापना शुरू किया। जैसे ही वह गोपाल की बारी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि उसकी लकड़ी बाकी दोनों से 1 इंच छोटी है। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, चोर यही है। अकबर चौंक गए, पर बीरबल, आपने कहा था दोषी की लकड़ी बढ़ेगी और इसकी तो कम है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो चाल थी। मैंने कोई जादुई लकड़ी नहीं दी थी। पर जो दोषी था, उसे डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में उसे काट दिया। बाकियों ने कुछ नहीं किया। दरबार में तालियों की गूंज छा गई। बीरबल ने गोपाल से अंगूठी का पता पूछा और थोड़ी पूछताछ के बाद उसने चोरी स्वीकार कर ली। भाग 4 अकबर की नई शर्त। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए, पर उन्होंने बीरबल से एक नई चुनौती रखी। बीरबल, अकबर बोले, तुमने एक चोर को पकड़ लिया, अब मुझे यह दिखाओ कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जा सकती है, पर ऐसी कि न वह अन्याय हो और न राज्य की मर्यादा टूटे। सभी दरबारी चौंक गए। कैसे किसी निर्दोष को सजा दी जा सकती है? बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मुझे 7 दिन का समय दीजिए। भाग 5 गांव का भ्रमण। बीरबल 7 दिनों के लिए राजधानी से दूर एक छोटे गांव में गया। वहां उसने गरीबों की स्थिति देखी, किसानों की कठिनाइयां सुनी और गांव के मुखिया से मिलकर समाज के नियमों को समझा। एक दिन गांव में एक घटना हुई। एक वृद्ध महिला की गाय खो गई। उसने गांव के एक लड़के भोला पर संदेह किया, पर भोला ने साफ इनकार किया। कोई गवाह नहीं था, लेकिन महिला रोती रही। बीरबल ने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं इस मामले में निर्णय दूंगा। भाग 6 अनोखी सजा। बीरबल ने भोला को कहा, तुम पर गाय चुराने का शक है और मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें 2 दिन के लिए गांव के मंदिर में रहकर उपवास रखने की सजा देता हूं। भोला डर गया, लेकिन चुपचाप मंदिर चला गया। 2 दिन बाद बीरबल मंदिर गया। उसने देखा कि भोला उपवास तो कर रहा था, पर साथ ही मंदिर की सफाई, दीप जलाना और गरीबों को मदद देना भी कर रहा था। बीरबल मुस्कराया और सब गांव वालों को बुलाकर कहा, मैंने जानबूझकर एक निर्दोष को छोटी सी सजा दी, ताकि मैं उसके भीतर की सच्चाई को देख सकूं। यह लड़का वास्तव में निर्दोष है और सच्चे मन से समाज सेवा करता है। महिला भी सच्चाई समझ गई और उसी दिन उसकी गाय पास के खेत में मिल गई। भाग 7 दरबार में वापसी और अंतिम परीक्षा। बीरबल जब दरबार लौटा तो अकबर ने पूछा, तुमने निर्दोष को सजा कैसे दी और क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी एक छोटी सी सजा असली स्वभाव को उजागर करने का जरिया होती है। मैं जानता था कि अगर वह दोषी होता तो मंदिर में अकेले रहने से घबरा जाता, पर वह तो सेवा में लग गया, यही उसका प्रमाण था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुमने फिर से यह सिद्ध किया कि न्याय सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि बुद्धि और संवेदनशीलता से भी होता है। भाग 8 शिक्षा और निष्कर्ष। इस कहानी से अकबर और दरबारियों ने बहुत कुछ सीखा। बुद्धि का प्रयोग केवल चालाकी नहीं, बल्कि समाज के हित में होना चाहिए। हर निर्णय के पीछे मानवता होनी चाहिए। कभी कभी सच्चाई पाने के लिए सीधा रास्ता नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। निर्दोष को सजा देने से पहले उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। अकबर ने बीरबल को राज्य ज्योति की उपाधि दी और उन्हें न्याय मामलों का प्रमुख बना दिया। बीरबल मुस्कराए और बोले,
जहां पनाह न्याय तब ही संपूर्ण होता है जब उसमें बुद्धि, दया और उद्देश्य तीनों साथ हों। कहानी का शीर्षक बीरबल की नजाकत भरी चुप्पी। भाग 1। दरबार की हलचल। मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा से ही अद्भुत व्यक्तित्वों से भरा रहता था। कवि, विद्वान, कलाकार, योद्धा और सबसे प्रिय, सबसे चतुर बीरबल। उनकी चतुराई के किस्से दिल्ली से काबुल और कंधार तक मशहूर थे। एक दिन अकबर ने दरबारियों के सामने एक गंभीर प्रश्न रखा। क्या चुप रहना हमेशा कमजोरी होती है, या कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है? दरबारी चौंके। सवाल साधारण लग रहा था, लेकिन इसकी गहराई को समझना कठिन था। कुछ दरबारियों ने कहा कि चुप रहना डर की निशानी होती है। वहीं कुछ ने कहा कि कभी कभी चुप रहना समझदारी है। बीरबल पूरे समय शांत बैठे रहे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, समय आने पर उत्तर दूंगा। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ कि चुप्पी बोलने से अधिक शक्तिशाली कैसे हो सकती है। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। भाग 2। एक जासूस की एंट्री। कुछ दिनों बाद एक राजदूत ईरान से दिल्ली आया। वह बहुत ही चालाक और घमंडी स्वभाव का था। वह अकबर के दरबार में बैठा और एक एक कर सभी दरबारियों को बातों में उलझाने लगा। जब बीरबल की बारी आई तो वह राजदूत बोला, ओह, तुम ही हो वो चतुर मंत्री जिनके किस्से हमने सुने हैं? बीरबल ने विनम्रता से सिर हिलाया। राजदूत ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम बिना बोले किसी समस्या का हल निकाल सकते हो? क्या तुम्हारा मुंह केवल मुस्कुराने के लिए है? बीरबल चुप रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजदूत मुस्कराया और अकबर से कहा, जहां पनाह, आपका मंत्री केवल दिखावटी बुद्धिमान लगता है। पूरे दरबार में हलचल हुई। कुछ दरबारी बीरबल की चुप्पी को डर मान बैठे। अकबर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बीरबल की आंखों में देखा। वहां आत्मविश्वास था। भाग 3। राजदूत की योजना। अगले दिन राजदूत ने बादशाह अकबर से निवेदन किया, मैं आपकी राजधानी की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या मुझे इसकी अनुमति मिलेगी? अकबर को विचार पसंद आया। उन्होंने कहा, तुम कोई भी परीक्षा ले सकते हो, पर यदि कोई उसे पार कर गया तो तुम्हें उसकी बुद्धिमत्ता माननी पड़ेगी। राजदूत मुस्कराया। उसने एक मुट्ठी भर रेत को लाल रंग में रंगवा दिया और उसमें कुछ लाल रंग के नग छिपा दिए। फिर उसने उसे एक बारीक कपड़े की थैली में भरकर कहा, जो भी इस थैली को खोलेगा उसे नग ढूंढकर मेरी हथेली में रखने होंगे, बिना कपड़ा हटाए और बिना रेत फैलाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसे संभव था? भाग 4। बीरबल की चाल। अकबर ने बीरबल से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा है। बिना बोले इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने थैली हाथ में ली, मुस्कराए और दरबार से बाहर निकल गए। राजदूत हंस पड़ा। लगता है मंत्री भाग गया। अकबर ने धैर्य से कहा, ठहरो। बीरबल की कहानियां यूं ही प्रसिद्ध नहीं हैं। बीरबल थोड़ी देर में लौटा। उसके साथ थी कुछ चींटियां। थैली वहीं की वहीं रखी थी। बीरबल ने थैली को जमीन पर रखा, उसका मुंह थोड़ा सा खोला और कुछ मीठा पानी उस पर छिड़क दिया। चींटियां थैली के अंदर घुस गईं और थोड़ी ही देर में लाल नग को लेकर बाहर आने लगीं। पूरा दरबार देखता रह गया। बीरबल चुपचाप नग इकट्ठा कर राजदूत की हथेली पर रखता गया, बिना एक शब्द बोले। राजदूत हक्का बक्का रह गया। भाग 5। अकबर की मुस्कान और चुप्पी का उत्तर। अकबर ने ताली बजाई।
बीरबल, तुमने सिद्ध किया कि चुप्पी का उत्तर शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जाता है। यह एक महान शिक्षा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी शब्दों से अधिक ताकत इंसान की नजर और सोच में होती है। राजदूत ने शर्म से सिर झुका लिया और बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया। भाग 6, दरबारी ईर्ष्या और नई साजिश। बीरबल की बढ़ती प्रसिद्धि दरबार में कुछ दरबारियों को खटकने लगी थी। विशेषतः राजा भगवत सिंह और महेश दास जैसे लोग जो वर्षों से सत्ता के भूखे थे। उन्होंने मिलकर बीरबल को नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। अकबर के एक पुराने विश्वासपात्र सिपाही को उन्होंने पैसे देकर बीरबल पर झूठा आरोप लगाने के लिए तैयार किया। सिपाही दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, बीरबल ने मुझसे 100 अशर्फियों की रिश्वत मांगी थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर चौंके। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल फिर भी चुप रहे। अकबर बोले, क्या तुम इन आरोपों को नकारते नहीं? क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। मैं चाहूंगा कि यह मामला 3 दिनों तक सार्वजनिक रूप से जांचा जाए। अकबर ने हामी भरी। भाग 7, 3 दिन बाद की अदालत। 3 दिन बाद दरबार लगा। पूरा राज्य इस मामले में दिलचस्पी ले रहा था। बीरबल ने एक व्यक्ति को दरबार में बुलवाया, वही सिपाही जो झूठ बोल रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुमने कहा था कि मैंने तुमसे रिश्वत मांगी थी? सिपाही ने डरते डरते सिर हिलाया, हाँ। बीरबल ने अपने कपड़े की जेब से एक थैली निकाली और कहा, इसमें ठीक 100 अशर्फियां हैं। इन्हें गिन लो। सिपाही ने गिनकर कहा, जी हैं। बीरबल बोले, अब इनमें से एक एक अशर्फी पर अपना नाम खोजो। सिपाही चौंका, सभी अशर्फियां सामान्य थीं। बीरबल बोले, अगर ये रिश्वत की अशर्फियां हैं तो इन पर तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखा? और अगर ये मैंने दी तो मेरे पास इनका कोई प्रमाण क्यों नहीं? फिर बीरबल ने गुप्तचरों से सिपाही की जांच करवाई और सामने आया कि उसे कुछ दरबारियों ने रिश्वत दी थी। अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने झूठे आरोप लगाने वालों को दंड दिया और बीरबल से कहा, तुमने 3 दिन चुप रहकर ऐसा न्याय किया जो शब्दों से कभी संभव नहीं होता। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई खुद बोलती है, उसे जोर से कहना नहीं पड़ता। भाग 8, निष्कर्ष और शिक्षा। इस घटना के बाद बीरबल की साख और बढ़ गई। आम जनता को भी यह शिक्षा मिली कि न्याय के लिए केवल आवाज नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और समय की जरूरत होती है। अकबर ने बीरबल को मौनरत्न की उपाधि दी। दरबार में तालियों की गूंज छा गई। अंत में अकबर ने कहा, कभी कभी चुप रहना सबसे तेज आवाज होती है, और बीरबल, तुमने वह आवाज हम सबको सुनाई। बीरबल ने मुस्कराकर सिर झुका लिया। कहानी का शीर्षक, बीरबल और बगावत का बीज। भाग 1, शांति के बादल और भीतर की आंधी। बादशाह अकबर के शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान में शांति और समृद्धि थी। किसान चैन से खेती करते थे, व्यापारी निर्भय होकर व्यापार करते थे, और जनता अपने सम्राट की न्यायप्रियता पर गर्व करती थी। इस स्वर्णकाल के पीछे था बीरबल का बुद्धिमान प्रशासन, जिसकी एक मुस्कान में समाधान छिपा होता। लेकिन हर शांत जल में कहीं न कहीं एक गहराई होती है, जो कभी कभी भंवर का रूप ले लेती है। एक दिन दरबार में एक पत्र आया जो सीमावर्ती गांव नरपुर से भेजा गया था। उसमें लिखा था, जहांपनाह, हम नरपुर निवासी कर टैक्स देने में असमर्थ हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं और अधिकारी हमें जबरन कर वसूल रहे हैं। अन्याय बढ़ता जा रहा है। कृपया न्याय करें। पत्र पर कई हस्ताक्षर थे, गांव के मुखिया से लेकर साधारण किसानों तक।
अकबर चिंतित हुए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और पता लगाओ कि वहां क्या हो रहा है। अगर हमारी जनता पीड़ित है तो दोषी को सजा अवश्य मिलेगी। बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, जहांपनाह, मैं स्वयं नरपुर जाकर जांच करूंगा। भाग 2 नरपुर की यात्रा। बीरबल सादा कपड़े पहनकर एक सामान्य यात्री के रूप में नरपुर पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्हें गांव में एक अजीब सी चुप्पी मिली। लोग बात करने से डर रहे थे। बीरबल ने एक चाय की दुकान पर बैठकर चुपचाप बातें सुननी शुरू की। एक किसान कह रहा था, मुखिया ही अब सबसे बड़ा लुटेरा बन गया है। राजा के नाम पर अपनी तिजोरी भर रहा है। दूसरा बोला, और पटवारी तो उससे भी बुरा है। फसल हुई नहीं, फिर भी टैक्स वसूला जा रहा है। बीरबल को स्थिति समझ में आने लगी। उन्होंने कुछ दिनों तक गांव में रहकर छुपे रूप में लोगों से बातचीत की और पाया कि सचमुच कर अधिकारी और गांव का मुखिया किसानों को दबाकर धन वसूल रहे हैं, और यह सब राजधानी तक पहुंचे बिना रोक दिया जाता था। बीरबल को एक योजना सूझी। भाग 3 न्याय की योजना। बीरबल राजधानी लौटा और बादशाह से कहा, जहांपनाह, नरपुर की स्थिति अत्यंत गंभीर है। हमें वहां एक गुप्त सभा रखनी चाहिए जिसमें ग्रामीण और अधिकारी दोनों को बुलाया जाए। अकबर ने कहा, तुम्हारी योजना क्या है बीरबल? बीरबल बोले, मैं एक ऐसा मंच तैयार करूंगा जहां सत्य स्वयं सामने आ जाएगा, बिना किसी को प्रताड़ित किए। अकबर ने मुस्कराते हुए अनुमति दे दी। दरबारियों को भी आमंत्रित किया गया और सूचना नरपुर भेज दी गई कि बादशाह स्वयं एक विशेष सभा आयोजित कर रहे हैं। भाग 4 बगावत की तैयारी। इस सूचना से गांव में खलबली मच गई। मुखिया और कर अधिकारी डर गए। उन्होंने आपस में साजिश रची कि सभा में कोई ग्रामीण उनके खिलाफ कुछ न कहे। उन्होंने गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को रिश्वत दी और बाकी को डराया। परंतु बीरबल को इन साजिशों की भनक पहले ही लग चुकी थी। सभा वाले दिन एक बड़ा पंडाल सजाया गया जिसमें अकबर स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह सभा न्याय की है, भय की नहीं। जो भी सत्य बोलेगा उसे राज्य का संरक्षण प्राप्त होगा। फिर बीरबल ने सभी अधिकारियों और ग्रामीणों को एक एक कर बुलाना शुरू किया। भाग 5 चुप्पी और सत्य का टकराव। शुरुआत में सभी ग्रामीण चुप रहे। किसी ने भी मुखिया या कर अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। बीरबल मुस्कराए और बोले, यदि कोई नहीं बोलेगा तो इसका मतलब होगा कि सब कुछ ठीक है, और ऐसे में राज्य कर को दुगुना कर देगा क्योंकि तुम सब संपन्न हो। यह सुनते ही गांव में खलबली मच गई। तभी एक वृद्ध किसान खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, हम संपन्न नहीं हैं। हमारी हालत दयनीय है, और कर अधिकारी हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर अत्याचार कर रहे हैं। फिर तो एक के बाद एक ग्रामीण उठ खड़े हुए। सबने अपने अनुभव सुनाए। बीरबल ने अधिकारी और मुखिया से जवाब मांगा। उन्होंने कहा, हमने तो नियम अनुसार कर वसूला है। बीरबल ने तब अपनी योजना का दूसरा चरण चालू किया। भाग 6 बीरबल का ध्यानपात्र प्रयोग। बीरबल ने एक बड़ा घड़ा मंगवाया जिसे ध्यानपात्र नाम दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों, मुखिया और ग्रामीणों से कहा, यह पात्र सत्य का प्रतीक है। इसमें जो भी अपराधी है उसका हाथ यदि डाला जाए तो उसका हाथ काला हो जाएगा। जो निर्दोष होगा उसका हाथ वैसा ही रहेगा। वास्तव में बीरबल ने पात्र के अंदर एक विशेष रंग लगाया था जो धीरे धीरे केवल गीले हाथ पर चिपकता था। सबसे पहले ग्रामीणों ने हाथ डाले, सभी के हाथ साफ थे।
फिर अधिकारियों की बारी आई। एक एक करके सबका हाथ काला निकलने लगा। मुखिया बुरी तरह घबरा गया। उसने हाथ डालने से पहले चुपके से पानी से हाथ धोने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की निगाह उस पर थी। बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, राजा के नाम पर अन्याय करने वालों का चेहरा अब जनता के सामने है। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। भाग 7 अंतिम निर्णय। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही इन गुनहगारों को दंड दो। बीरबल ने पहले सभी दोषियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से किसानों से क्षमा मांगने को कहा। पर बीरबल ने केवल दंड नहीं दिया, उन्होंने समाधान भी दिया। उन्होंने नरपुर में एक जनसभा समिति बनाई जिसमें ग्रामीणों को अधिकार दिया गया कि वे प्रशासन की निगरानी कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए 2 वर्ष की कर छूट की घोषणा भी करवाई। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने केवल दोषी को दंड नहीं दिया बल्कि व्यवस्था को भी सुधारा है। यही असली न्याय है। भाग 8 शिक्षा और सम्मान। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और बढ़ गई। लोग उन्हें केवल चतुर ही नहीं बल्कि दयालु और दूरदर्शी प्रशासक कहने लगे। नरपुर के ग्रामीणों ने उनकी एक मूर्ति बनवाकर गांव के चौराहे पर स्थापित की और हर वर्ष बीरबल न्याय दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। दरबार में अकबर ने घोषणा की, बीरबल को अब से जनप्रहरी की उपाधि दी जाती है, जो न केवल राजा का बल्कि प्रजा का भी सच्चा प्रतिनिधि है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और कहा, जहां पनाह, राज्य तभी महान बनता है जब उसमें राजा और प्रजा के बीच कोई खाई न हो, और मैं वही पुल बनने का प्रयास कर रहा हूं। निष्कर्ष। इस कहानी से हम कई बातें सीख सकते हैं। 1. सत्ता का दुरुपयोग लंबे समय तक नहीं चलता, अंततः सत्य सामने आता है। 2. न्याय केवल दंड देने से नहीं, व्यवस्था सुधारने से भी होता है। 3. जनता की आवाज दबाने की कोशिश अंततः बगावत को जन्म देती है, जिसे बीरबल ने बुद्धिमानी से सुलझाया। 4. चतुरता के साथ यदि करुणा हो तो वह शासन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और बेमिसाल तिजोरी। भाग 1 एक रहस्यमयी याचिका। सम्राट अकबर हर सुबह की तरह अपने दरबार में विराजमान थे। दरबारी, सेनापति, कोषाध्यक्ष, न्यायाधीश सभी दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। तभी एक सैनिक ने दरबार में प्रवेश किया और कहा, जहां पनाह, राजधानी के बाहरी गांव धनपुर से एक अजीब याचिका आई है। अकबर ने उत्सुकता से पत्र लिया और पढ़ना शुरू किया। हे सम्राट, हमारे गांव की पुरानी हवेली में एक रहस्यमयी तिजोरी मिली है। उसे खोलने पर एक संदेश मिला कि यह धन राजा का है, किंतु तिजोरी पर कोई ताला नहीं है। जब भी खोलते हैं वह खाली मिलती है, परंतु रात में रहस्यमय रोशनी और आवाजें आती हैं। हम भयभीत हैं। कृपया निर्णय लें कि यह तिजोरी किसकी है और इसका रहस्य क्या है। दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। अकबर ने सबकी तरफ देखा और कहा, इस रहस्य को सुलझाने के लिए बीरबल से अच्छा कोई नहीं हो सकता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं कल ही धनपुर के लिए प्रस्थान करूंगा। भाग 2 धनपुर की हवेली। अगले दिन बीरबल और उनके 2 विश्वस्त गुप्तचर गोपाल और हरिदास के साथ धनपुर पहुंचे। गांव वाले उन्हें देखकर आश्वस्त हुए। हवेली वर्षों पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी, लेकिन उसके केंद्र में बनी तिजोरी एकदम नई लग रही थी। बीरबल ने उसे देखा, खोला, वह खाली थी। उन्होंने पूछा, रात में क्या होता है? गांव के बुजुर्ग बोले, हर रात 12 बजे तिजोरी से हल्की नीली रोशनी निकलती है और कुछ हल्की आवाजें आती हैं, जैसे सिक्कों के गिरने की। बीरबल ने उसी रात हवेली में रुकने का निश्चय किया।
भाग 3 आधी रात का रहस्य। रात के ठीक 12 बजे तिजोरी से सचमुच नीली रोशनी निकलने लगी। बीरबल, गोपाल और हरिदास छुपकर तिजोरी पर नजर रखे हुए थे। तभी बीरबल ने देखा, छत में एक लकड़ी का हिस्सा धीरे धीरे सरक रहा है। फिर दो नकाबपोश व्यक्ति नीचे उतरे और तिजोरी में कुछ रखकर तुरंत वापस ऊपर चले गए। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, रोशनी जलाओ और चारों तरफ से हवेली घेर लो। लेकिन नकाबपोश तब तक जा चुके थे। तिजोरी अब भारी लग रही थी। उसे खोला गया, भीतर सोने की गिन्नियां थीं और एक पत्र। राजा के खजाने में से चुराया गया धन वापस लौटाया जा रहा है, पर हमें मत खोजिए। दरबार लौटने पर बीरबल ने अकबर को यह सब बताया। अकबर को यह सुनकर पहले क्रोध आया, हमारे खजाने से चोरी, लेकिन चोर भी इतना समझदार कि धन वापस लौटा दे। बीरबल बोले, जहांपनाह, मामला इतना सीधा नहीं है। भाग 4 बीरबल की जांच। बीरबल ने राजमहल के कोषाध्यक्ष से पिछले 3 वर्षों के खर्च और आय का लेखा मांगा। उन्होंने देखा कि हर वर्ष खजाने की गणना में गुप्त रूप से 5000 स्वर्ण मुद्राएं कम थीं, परंतु यह अंतर सदैव अनदेखा रहा। बीरबल ने ध्यान दिया कि एक ही व्यक्ति, मुख्य खजांची श्रीमान चंद्रकांत, पिछले 10 वर्षों से खजाना संभाल रहा था। बीरबल ने चंद्रकांत को बुलाया और पूछा, हर वर्ष 5000 मुद्राएं कैसे कम हो जाती हैं? चंद्रकांत ने जवाब दिया, बड़े कोष में यह मामूली अंतर है, शायद गिनती में गलती रही हो। बीरबल मुस्कराए, या शायद किसी की गिनती ज्यादा तेज है। अकबर ने कहा, अगर चोर वही है तो अब तिजोरी में क्यों वापस कर रहा है? बीरबल ने कहा, यही पता लगाना है। भाग 5 एक चालाकी भरा जाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक संदेश पूरे नगर में फैलवाया। सम्राट अकबर की ओर से घोषणा, अब से हर चुराई गई मुद्रा को लौटाने वाले को राजा का क्षमा पत्र मिलेगा। अगर चोर स्वयं सामने आकर अपराध स्वीकार करे तो उसे दंड नहीं, पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी हतप्रभ थे, लेकिन बीरबल जानते थे कि यह दया नीति किसे पकड़ने में सहायक होगी। 2 दिन बाद ही एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में आया, नाम था हरमल। उसने कहा, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने तिजोरी बनाई और उसमें चुराया गया धन लौटाने का यंत्र स्थापित किया। बीरबल बोले, सच सच बताओ, क्यों? हरमल ने बताया, मैं चंद्रकांत का पूर्व सहयोगी हूं। वर्षों पहले उन्होंने मुझे सोने के सिक्कों की तस्करी में शामिल किया। मुझे लालच में ले आए, पर मेरी आत्मा हमेशा ग्लानि में रही। जब मैंने बीरबल जी की न्यायप्रियता के किस्से सुने तो मैंने गुप्त रूप से वह सारा धन धीरे धीरे तिजोरी के माध्यम से वापस लौटाना शुरू किया। अकबर हैरान थे। बीरबल बोले, यह आदमी अब राज्य का अपराधी नहीं बल्कि सुधार का प्रतीक है। भाग 6 चंद्रकांत का पर्दाफाश। अब बीरबल ने चंद्रकांत को दरबार में बुलवाया। उन्होंने उसके सामने हरमल को लाकर खड़ा किया। चंद्रकांत कांपने लगा, पर बोला, यह झूठ बोल रहा है। बीरबल ने फिर अपनी प्रसिद्ध योजना अपनाई, सत्य की परछाई। उन्होंने एक सफेद पर्दा खड़ा करवाया, जिसके पीछे खड़ा व्यक्ति सामने खड़े की आवाज और चेहरा देख सकता था, लेकिन खुद दिखाई नहीं देता था। बीरबल ने हरमल को पर्दे के पीछे खड़ा किया और चंद्रकांत से प्रश्न पूछने शुरू किए। क्या तुमने कभी खजाने से चुराया? क्या हरमल तुम्हारा साथी था? क्या हर साल तुम 5000 मुद्राएं गायब करते थे? हर बार चंद्रकांत ने नहीं कहा। बीरबल ने तब पर्दे के पीछे से हरमल को सामने लाया और कहा, हरमल की आंखें तुम्हारे झूठ की गवाही दे रही हैं। तब बीरबल ने अंतिम हथियार निकाला,
हरमल द्वारा बनाए गए तिजोरी के यंत्र का नक्शा और एक पुराना खजाना रिकॉर्ड जिसमें एक विशेष ताले की आकृति चंद्रकांत के हस्ताक्षर सहित थी। चंद्रकांत टूट गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। भाग 7 न्याय और पुनरुत्थान। अकबर बोले, चंद्रकांत, तुमने राज्य से विश्वासघात किया है। तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह समय दंड से ज्यादा प्रेरणा का है। हरमल जैसे व्यक्ति को उदाहरण बनाकर हम राज्य में ईमानदारी की लौ जगा सकते हैं। अकबर ने हरमल को राज्य का विशेष सलाहकार बनाया जो सरकारी संपत्ति की निगरानी करेगा। चंद्रकांत को जीवन भर के लिए राज्य सेवा से वंचित किया गया और उसे मंदिर निर्माण में सेवा करने के लिए भेजा गया। बीरबल की न्याय प्रणाली फिर एक बार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी। भाग 8 शिक्षा की तिजोरी। बीरबल ने आगे चलकर तिजोरी को प्रतीक बनाया। उसके पास एक शिलालेख लगवाया। उस सच्चाई कभी भी छुपी नहीं रह सकती। तिजोरी खाली हो सकती है, पर अंतरात्मा भरी होनी चाहिए। राज्य भर में तिजोरी की कथा फैल गई। बच्चों को स्कूलों में यह कहानी पढ़ाई जाने लगी। बीरबल ने उस धन का उपयोग गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा में करने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल धन लौटवाया बल्कि आत्मा भी जगा दी। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो न्याय आत्मा को छू जाए वही सच्चा होता है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक देती है। एक, भले ही अपराध हो जाए, पर पश्चाताप का मार्ग सदैव खुला होता है। 2, न्याय केवल तलवार से नहीं बल्कि सोच, करुणा और समझदारी से भी होता है। 3, ईमानदारी खोई जा सकती है, पर लौट भी सकती है यदि मार्गदर्शन सही हो। 4, एक नेता वही होता है जो गलत को दंड और सही को सम्मान देना जानता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और निर्दोष कैदी। भाग 1 न्याय का कटघरा। बात उन दिनों की है जब सम्राट अकबर का शासन अपने चरम पर था। न्यायप्रियता, समृद्धि और संस्कृति की त्रिवेणी में डूबा हुआ था उनका दरबार। किंतु एक दिन एक अजीब मुकदमा दरबार में आया जिसने सभी को चौंका दिया। सुबह का दरबार लगा ही था कि एक सैनिक ने एक युवक को बांधकर लाया और बोला, जहांपनाह, यह युवक एक प्रसिद्ध व्यापारी की हत्या का दोषी है। साक्ष्य मौजूद हैं। यह मृत व्यापारी के घर से पकड़ा गया है। कृपया न्याय हो। युवक का नाम था करण। उसकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष थी। उसका चेहरा भय और दुख से भरा था। अकबर ने पूछा, क्या तुमने हत्या की है? करण ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं निर्दोष हूं। बीरबल, जो हमेशा गंभीर मामलों में रुचि लेते थे, चुपचाप सब सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी है? सैनिक ने कहा, जब हम पहुंचे तभी वह व्यापारी के शव के पास खड़ा मिला। उसके हाथ पर खून लगा था और एक छुरा उसके पास पड़ा था। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे स्पष्ट प्रमाणों के बीच भी यह कैसे कह सकता है कि वह निर्दोष है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्य कभी कभी स्पष्ट से उल्टा भी हो सकता है। मुझे 2 दिन का समय दें। यदि मैं साबित न कर सका कि यह युवक निर्दोष है तो आप इसे दंड दे सकते हैं। अकबर ने हामी भर दी। भाग 2 बीरबल की जांच। बीरबल ने सबसे पहले करण से अकेले में बात की। तुम वहां क्या कर रहे थे? उन्होंने पूछा। करण बोला, हुजूर, मैं उस व्यापारी श्री हरिदेव का पुराना नौकर हूं। उन्होंने मुझे दोपहर को बुलाया था कि कुछ जरूरी काम है। जब मैं पहुंचा तो मैंने उन्हें मृत पाया और डर के मारे आगे कुछ सोच ही नहीं पाया। उसी समय सैनिक आ गए।
बीरबल ने व्यापारी हरिदेव की हवेली का मुआयना किया। हर चीज सजी हुई थी, लेकिन एक खिड़की टूटी हुई थी और वहां ताजे कदमों के निशान थे। उन्होंने अपने गुप्तचर नरेश और ईश्वरी को व्यापारी के सभी कर्मचारियों और पारिवारिक सदस्यों की गतिविधियां छानबीन करने को कहा। अगले दिन नरेश ने बताया, महाराज, हरिदेव के बड़े बेटे विजय और उनके पुराने साझेदार सेठ गुलाबचंद के बीच भारी तनाव चल रहा था। व्यापारी हाल ही में अपनी जायदाद का बंटवारा कर रहे थे। ईश्वरी बोली, और जिस खंजर से हत्या हुई है वैसा ही एक और खंजर विजय के कमरे में भी मिला है। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने कहा, अब न्याय का बीज अंकुरित हो चुका है। भाग 3 नकाब में छिपा अपराधी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने सेठ गुलाबचंद, विजय और मृत व्यापारी के सभी प्रमुख रिश्तेदारों को दरबार में बुलवाया। उन्होंने सबको एक एक करके एक ही प्रश्न पूछा, यदि आपको मालूम चले कि हरिदेव की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा किसी और को मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? सबने राजनैतिक जवाब दिए, जो न्याय होगा वो स्वीकार होगा। लेकिन बीरबल को असल जवाब चाहिए था। उन्होंने सबको एक विशेष कमरे में ले जाकर सोने के सिक्कों की एक नकली तिजोरी दिखाई और कहा, यह हरिदेव की गुप्त संपत्ति है। इसे हम गुप्त रूप से बांटना चाहते हैं, पर किसी को न बताइए। फिर उन्होंने कमरे में छुपे हुए पर्दे के पीछे गुप्तचर बैठा दिया। विजय ने तिजोरी को देखकर कहा, मुझे पूरा हक है, मैं बेटा हूं। सेठ गुलाबचंद ने कहा, मैं साझेदार था, यह मेरा हक है। परंतु करण जब कमरे में गया तो उसने तिजोरी को देखकर कहा, हुजूर, यह संपत्ति जिसे भी कानूनी रूप से मिलनी चाहिए उसे मिले। मैं इसे नहीं छूंगा। बीरबल ने दरबार में यह सब सुनाया और कहा, अब भी कोई शक है कि करण निर्दोष है? भाग 4 अंतिम परीक्षा। बीरबल जानते थे कि इतना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ा दांव खेलने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन दरबार में सबको बुलाया और सबको एक एक मोमबत्ती दी। यह विशेष मोमबत्ती है, उन्होंने कहा। अगर किसी ने हत्या की है तो उसकी मोमबत्ती रात में बुझ जाएगी। रात को सबने अपनी मोमबत्ती जलाई और एक एक करके सो गए। अगली सुबह विजय की मोमबत्ती बुझी हुई पाई गई। विजय कांप गया और चिल्लाया, यह बीरबल की चाल है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक योजना है। बीरबल हंसे और बोले, सही कहा। मैंने तुम्हारी मोमबत्ती की बात नहीं की थी। सबकी मोमबत्ती सामान्य थी, पर मैं देखना चाहता था कि कौन सबसे पहले डरकर अपनी बुझाएगा। अकबर बोले, तो विजय ही असली हत्यारा है? बीरबल ने कहा, जी हां। वह अपने पिता की संपत्ति पर अकेले अधिकार चाहता था। करण को फंसाना आसान था, इसलिए उसे बुलाकर समय तय किया गया। भाग 5 न्याय की जीत। अकबर ने विजय को कड़े कारावास की सजा सुनाई और करण को दोष मुक्त कर दिया। करण ने आंखों में आंसू भरकर बीरबल के चरण छुए, आपने मुझे नया जीवन दिया, हुजूर। बीरबल बोले, जब तक सत्य बोलने वाले जीवित हैं तब तक अन्याय टिक नहीं सकता। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और मानवता दोनों बेजोड़ हैं। मैं 100 सेनाओं की जगह एक तुम्हारे जैसा मंत्री चुनूंगा। भाग 6 समाज को संदेश। करण को बाद में सम्राट ने नगर का न्याय प्रशासक बना दिया। उसने अपनी जिंदगी सत्य और सेवा को समर्पित कर दी। सेठ गुलाबचंद ने भी अपने लालच पर पछताया और एक विद्यालय बनवाया जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। बीरबल ने कहा, यदि हर अपराधी को मृत्यु दी जाए तो न्याय का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा, पर यदि अपराधी को सुधार कर समाज सेवी बना दिया जाए
तभी असली परिवर्तन आता है। निष्कर्ष। इस कहानी में कई नैतिक बिंदु सामने आते हैं। एक, साक्ष्य हमेशा सच नहीं होते, पर सत्य हमेशा साक्ष्य छोड़ जाता है। दो, किसी पर आरोप लगाने से पहले उसके दृष्टिकोण को समझना जरूरी है। तीन, न्याय तब होता है जब दोषी पकड़ा जाए, पर इंसानियत तब होती है जब निर्दोष को बचाया जाए। चार, बीरबल जैसे नेता आज भी समाज के लिए प्रेरणा हैं, जो तर्क, बुद्धि और दया के संतुलन से निर्णय लेते हैं। कहानी का शीर्षक बीरबल और 3 सवाल। भाग 1, दरबार में नई चुनौती। एक दिन सुबह का दरबार सजा था। सम्राट अकबर राजमहल की खिड़की से बाहर दूर तक नजरें गड़ाए बैठे थे, मानो किसी गहरे विचार में डूबे हों। बीरबल ने महसूस किया कि सम्राट के चेहरे पर कुछ अनहोनी की छाया है। बीरबल धीरे से आगे बढ़े और बोले, हुजूर, आज कुछ विशेष चिंता प्रतीत हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं? अकबर ने गंभीरता से कहा। बीरबल, कल रात मैं सोच रहा था कि राज चलाने से बड़ा काम है आत्मा का न्याय। मनुष्य जो सोचता है वही सही है, यह भ्रम है। मुझे चाहिए ऐसे उत्तर जो न केवल चतुराई बल्कि अंतर्मन की गहराई से जुड़े हों। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, प्रश्न पूछिए। यदि मैं उत्तर दे सका तो सौभाग्य होगा। अकबर बोले, 3 प्रश्न हैं, सरल लग सकते हैं पर उत्तर कठिन हैं। 1, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? 2, सबसे बड़ा अपराध क्या है? 3, और सबसे सच्चा व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और कहा, जहां पनाह, इन प्रश्नों के उत्तर आज नहीं पर 3 दिनों में दूंगा। पर शर्त यह है कि मैं हर दिन एक ही उत्तर दूंगा, लेकिन उसी में तीनों प्रश्नों के उत्तर छुपे होंगे। अकबर ने उत्सुकता से यह शर्त स्वीकार कर ली। भाग 2, पहला दिन, एक संत की खोज। बीरबल ने अगले दिन नगर के बाहर के गांवों की ओर प्रस्थान किया। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति खोजना था जिसमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर निहित हों, पर वह उत्तर मौन हो, स्पष्ट नहीं। गांव के पास उन्हें एक वृद्ध संत मिले, गेरुए वस्त्र, लंबी दाढ़ी, आंखों में शांति की झील। नाम था स्वामी अवधेशानंद। बीरबल ने प्रणाम कर पूछा, स्वामी जी, क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता हूं? स्वामी बोले, पुत्र, प्रश्न पूछने से पूर्व उत्तर के पात्र बनो। 3 दिनों तक मेरे साथ रहो, मेरी सेवा करो, फिर मैं उत्तर दूंगा, पर शब्दों में नहीं, कर्मों में। बीरबल ने विनम्रता से स्वीकार किया। अगले 3 दिन बीरबल ने स्वामी जी की झोपड़ी में सफाई की, भोजन बनाया और गांव के बच्चों को पढ़ाया। स्वामी जी दिन में ध्यान करते और रात में मौन रहते। तीसरे दिन बीरबल ने उन्हें फिर प्रणाम किया और कहा, मुझे उत्तर मिल गए। भाग 3, दरबार में प्रथम उत्तर। अकबर के दरबार में भीड़ जमा थी। सब जानना चाहते थे कि बीरबल ने 3 प्रश्नों के क्या उत्तर पाए। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने पहले प्रश्न का उत्तर पा लिया है। संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु है करुणा, दया। अकबर चौंके, करुणा? यह कैसे शक्ति हो सकती है? बीरबल बोले, एक वृद्ध संत ने बिना पूछे मुझे छाया दी, भोजन दिया, शिक्षा दी। जब मैंने देखा कि कोई पद, धन या सेना नहीं होते हुए भी सैकड़ों लोग उनकी सेवा में हैं, तब जाना कि करुणा ही वह शक्ति है जो बिना शस्त्र के भी जीत दिला देती है। उनकी करुणा ने मेरे अहंकार को हराया, मेरी बुद्धि को नम्रता सिखाई। यही शक्ति है जो हृदय बदल दे, वही शक्ति सर्वोच्च है। अकबर ने सर हिलाया, सचमुच गहरा उत्तर है। अब अगले प्रश्न का इंतजार रहेगा। भाग 4, दूसरा दिन, अपराध की परिभाषा। दूसरे दिन बीरबल नगर के एक पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक महिला रहती थी, रज्जो बाई,
जिसकी आयु 70 के पार थी पर चेहरा तेजस्वी। बीरबल को बताया गया कि यह महिला पहले एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, पर आज वह विधवाओं और अनाथ बच्चों की सेवा करती है। बीरबल ने उनसे पूछा, माताजी, क्या आपको अपने अतीत पर पछतावा है? रजो बाई मुस्कराईं, पुत्र, मेरे अतीत में लोग मुझे केवल शरीर मानते थे, पर जब आत्मा ने पुकारा तब मैंने जाना कि सबसे बड़ा अपराध है किसी को उसके अतीत में कैद करना। लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ा, पर मैं दूसरों को अपनाती रही। यही मेरा प्रायश्चित था। बीरबल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्रणाम किया और लौट गए। भाग 5 दरबार में दूसरा उत्तर। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। दरबारियों में फिर हलचल थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, दूसरे प्रश्न का उत्तर है, सबसे बड़ा अपराध है दूसरे को नीचा दिखाना या उसे उसकी गलती से हमेशा के लिए परिभाषित करना। अकबर ने पूछा, इसका क्या उदाहरण है? बीरबल ने रज्जो बाई की कथा सुनाई। एक समाज ने उन्हें नकारा, पर उन्होंने समाज के त्यागे हुए लोगों को अपनाया। उन्होंने यह सिखाया कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उनसे सीखकर जीना यही मनुष्यत्व है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, तब हम न्याय नहीं, अपराध करते हैं। अकबर ने मौन होकर गहराई से सिर हिलाया। सच है बीरबल, यह उत्तर केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा से आया है। भाग 6 तीसरा दिन, सच्चे व्यक्ति की पहचान। तीसरे दिन बीरबल नगर के उस हिस्से में गए जहां मजदूर रहते थे। वहां एक बुजुर्ग मिलते थे, रामू काका, जो नगर की सड़कों की सफाई करते थे। बीरबल ने देखा कि वे हर दिन सूरज उगने से पहले नगर के मंदिर और मस्जिद दोनों की सफाई करते, रास्ते के पत्थर हटाते और लौटने से पहले श्मशान घाट जाकर वहां दिए जलाते। बीरबल ने पूछा, काका, आप यह सब क्यों करते हैं? कोई देखता भी नहीं। रामू काका मुस्कराए, बेटा, जब सब सोते हैं तब भी कोई तो देख रहा होता है, ऊपर वाला। और यदि मैं सच्चा हूं तो मुझे दिखावा क्यों करना? बीरबल ने कहा, आपकी जैसी आत्मा ही इस प्रश्न का उत्तर है। भाग 7 अंतिम उत्तर और निष्कर्ष। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अंतिम उत्तर प्रस्तुत किया। जहां पनाह, सबसे सच्चा व्यक्ति वह है जो तब भी सच्चाई निभाए जब कोई देख न रहा हो। रामू काका जैसे लोग जो न धन चाहते हैं न प्रसिद्धि, बस अपने कर्तव्य को ईश्वर की पूजा समझकर निभाते हैं, वही सच्चे हैं। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि मुझे सच्चे नेतृत्व का अर्थ सिखाया। भाग 8 कहानी का सार। 3 प्रश्न, 3 यात्राएं और 1 उत्तर। करुणा ही शक्ति है, क्षमा ही न्याय है, और सेवा ही सच्चाई है। अकबर ने इन तीनों पात्रों, संत, रज्जो बाई और रामू काका को महल बुलवाया, सम्मानित किया और उनके सेवा कार्यों के लिए धन आवंटित किया। बीरबल बोले, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर हो, राजा वह है जो सत्य के सामने झुके। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है, 1 शक्ति शस्त्रों में नहीं, सहृदयता में है। 2 अपराध केवल हिंसा नहीं, असंवेदनशीलता भी है। 3 सत्य प्रदर्शन में नहीं, निस्वार्थता में होता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और खोया हुआ न्याय। भाग 1 दरबार में नई याचिका। एक दिन गर्मियों की एक दोपहर, जब सम्राट अकबर का दरबार अपने शबाब पर था, एक वृद्ध व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में विश्वास की चमक थी। जहां पनाह, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, मैं गांव बिसरपुर का निवासी रामधनी हूं। आपके न्याय पर विश्वास कर न्याय की गुहार लगाने आया हूं।
अकबर ने इशारे से उसे आगे बुलाया। कहो रामधनी, तुम्हारी समस्या क्या है? रामधनी ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास 3 एकड़ जमीन थी जिस पर मैंने जीवन भर खेती की। पर अब मेरे गांव का जमींदार उस जमीन पर कब्जा कर रहा है। जब मैंने विरोध किया तो मुझे धमकी दी गई और गांव से निकाल दिया गया। अकबर ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि जमीन तुम्हारी है? हुजूर, मेरे पास पुराने दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि मेरे दादा के नाम यह जमीन थी। लेकिन जमींदार ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए हैं। अब सच्चाई कौन समझे? अकबर ने एक नजर बीरबल की ओर डाली। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सत्य को सामने लाने के लिए हमें केवल समय और सूझबूझ चाहिए। इस मामले की जांच मैं करूंगा। भाग 2, बीरबल की जांच शुरू। अगले दिन बीरबल सादी वेशभूषा में बिसरपुर गांव पहुंचे। किसी को भनक तक नहीं लगी कि यह बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री हैं। उन्होंने गांव के मंदिर में रुकने का निर्णय लिया और गांव वालों से एक आम मुसाफिर की तरह बातें करने लगे। उन्होंने गांव वालों से पूछा, रामधनी कैसा व्यक्ति था? जवाब मिला, बहुत मेहनती और ईमानदार किसान था, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर बीरबल ने जमींदार के बारे में पूछा। एक किसान बोला, जमींदार साहब का रुतबा बहुत है, लेकिन अब लालच उन पर हावी हो गया है। कई बार दूसरों की जमीन भी हथिया ली है। बीरबल ने धीरे से रामधनी के खेतों का निरीक्षण किया। वहां अब जमींदार के मजदूर खेती कर रहे थे। जमीन उपजाऊ थी, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। यह स्पष्ट था कि कोई इस भूमि को आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा। भाग 3, बीरबल की युक्ति। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैलाई कि शाही दरबार से एक नक्शानवीस भूमि निरीक्षक आया है जो जमीन की गुणवत्ता के आधार पर कर की दरें तय करेगा। गांव के लोग धीरे धीरे यह खबर जमींदार तक ले गए। जमींदार ने तुरंत उस खेत को छोड़ दिया और कहा, वो जमीन मेरी नहीं है, रामधनी की है। मैंने गलती से उस पर खेती शुरू कर दी थी। अब बीरबल के पास सबूत था कि जमींदार झूठ बोल रहा था। बीरबल ने गांव में खुली पंचायत बुलाई और जमींदार के बयान को सबके सामने रखा। भाग 4, दरबार में न्याय। बीरबल लौटकर दरबार में आए और सारा वृत्तांत अकबर को सुनाया। जहांपनाह, सत्य को सामने लाने के लिए केवल प्रमाण नहीं, परिस्थितियों की चतुराई से जांच भी आवश्यक होती है। जमींदार की चाल खुल चुकी है। वह केवल लालच के कारण यह भूमि चाहता था। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, ऐसे भ्रष्ट जमींदार को दंड मिलना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, यदि अनुमति हो तो मैं एक और उपाय सुझाना चाहूंगा। अकबर ने इशारा किया, कहो। उसे उस जमीन के 3 वर्षों की उपज गरीबों में बांटनी होगी और पूरे राज्य में सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी होगी। इसके अतिरिक्त वह हर साल 10 निर्धनों को 1 एकड़ भूमि देगा जो वह खुद नहीं छू सकता। अकबर मुस्कराए, यह न्याय केवल बीरबल ही दे सकता है, जिसमें दंड भी है, सुधार भी। रामधनी को फिर से उसकी जमीन मिल गई और पूरे राज्य में बीरबल की न्यायप्रियता की गूंज फैल गई। भाग 5, एक नई साजिश। कुछ महीनों बाद दरबार में एक और घटना घटी। यह अकबर के दरबार के भीतर की बात थी। एक मंत्री, नाम था खान-ए-आजम, बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने बीरबल को नीचा दिखाने की योजना बनाई। उसने एक जटिल मामला सामने रखा। एक व्यापारी ने दावा किया कि उसका बहुमूल्य मोती का हार चोरी हो गया है और उसे शक है कि उसकी ही पत्नी ने हार चुराकर अपने प्रेमी को दे दिया है। मामला बेहद नाजुक था क्योंकि इसमें किसी की प्रतिष्ठा दांव पर थी।
अकबर स्वयं इस पर निर्णय नहीं देना चाहते थे और यह जिम्मेदारी फिर बीरबल पर आ गई। भाग 6 बीरबल की दूसरी परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी की पत्नी को दरबार में बुलवाया। वह अत्यंत घबराई हुई थी, परंतु उसने स्पष्ट कहा, मैं निर्दोष हूं। यह मुझ पर झूठा इल्जाम है। बीरबल ने फिर प्रेमी को बुलवाया। एक सैनिक था जो कुछ समय पहले व्यापारी के महल में बतौर अंगरक्षक काम कर चुका था। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कक्ष में रखा और एक ही प्रश्न पूछा, हार कहाँ है? दोनों ने इनकार किया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि एक विशेष धूप अगरबत्ती तैयार की गई है जो उस व्यक्ति की हथेली से सुगंध नहीं हटने देती जिसने मोती के हार को छुआ हो। सभी संदिग्धों को एक एक करके उस धूप की लकड़ी पकड़ने को कहा गया। सभी ने पकड़ा, पर बीरबल ने सैनिक की हथेली सूंघी और तुरंत कहा, यही चोर है। अकबर हैरान थे, बीरबल, पर सुगंध तो किसी की हथेली में नहीं है। बीरबल बोले, सैनिक ने डर के मारे लकड़ी को छुआ ही नहीं। वह जानता था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। बाकियों के हाथों में कोई गंध नहीं, पर उसका हाथ एकदम साफ और सूखा था, यही उसकी गलती थी। अकबर हंसे, बीरबल, तुम तो आजकल चोरों की मनोविज्ञान भी पढ़ते हो। भाग 7 बीरबल की प्रतिष्ठा और खतरा। बीरबल की लोकप्रियता अब बहुत बढ़ गई थी। प्रजा उन्हें सच्चाई का दूत कहने लगी थी। लेकिन खान-ए-आजम जैसे दरबारी असंतुष्ट थे। एक दिन उन्होंने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा। एक नकली फकीर को दरबार में बुलवाया, जिसने दावा किया कि बीरबल की वजह से राज्य में अकाल आने वाला है, क्योंकि वह ग्रहों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अकबर थोड़े विचलित हुए। बीरबल ने ध्यान से फकीर को देखा और कहा, अगर आप सच्चे फकीर हैं तो आप अग्नि परीक्षा देंगे। फकीर ने डर के मारे मना कर दिया। बीरबल ने फिर कहा, अगर आपको भविष्य दिखता है तो बताइए मैं अगला क्या बोलने वाला हूं। फकीर चुप। अकबर को समझ आ गया कि यह केवल एक षड्यंत्र था। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारे शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि सच्चाई के साथ तुम कभी हारोगे नहीं। भाग 8 अंतिम मोड़ बीरबल का आत्ममंथन। उस रात बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उन्होंने आज तक की सारी घटनाएं याद की, रामधनी की भूमि, सैनिक की चोरी, षड्यंत्र, न्याय। उन्होंने सोचा, क्या मैं सचमुच सही हूं? क्या हर बार मेरी चालाकी न्याय है? या कभी कभी मैं भी केवल जीत के लिए काम करता हूं? तभी एक वृद्ध महिला उनके कक्ष में आई, रसोई की सहायिका। वह बोली, मालिक, जब आप जमीन लौटाते हैं, चोर को सुधारने का मौका देते हैं और निर्दोष को बेगुनाह साबित करते हैं, तो यही असली न्याय है। चालाकी नहीं, समझदारी है और उस पर करुणा। बीरबल मुस्कराए। उन्हें आत्मशांति मिली। निष्कर्ष और नैतिक शिक्षा। खोया हुआ न्याय सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें एक सच्चे दरबारी को चुनौतियों, षड्यंत्रों और आत्मसंशय के बीच से गुजरकर न्याय और करुणा का समुच्चय बनाना होता है। कहानी का शीर्षक, बीरबल और सोने की मुहर। प्रस्तावना। अकबर का दरबार न्याय, विद्वता और कला का केंद्र था। इस दरबार में सबसे अधिक प्रसिद्धि और आदर जिस व्यक्ति को मिला, वह था बीरबल। उसकी चतुराई के किस्से पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध थे। इस कहानी में बीरबल को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है जिसमें उसे न केवल चोर पकड़ना था, बल्कि राजकोष की गरिमा भी बचानी थी। भाग 1 राजकोष से चोरी। एक दिन सुबह सुबह दरबार में हलचल मच गई। राजमहल के खजांची ने सम्राट अकबर को सूचित किया, जहां पनाह, कल रात राजकोष से एक सोने की मुहर चोरी हो गई है। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। अकबर चिंतित हो गए,
कोई बाहरी व्यक्ति तो महल में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर यह काम किसी अपने का ही है। यह राज्य की प्रतिष्ठा का मामला है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से सुना और कहा, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं इस मामले की तह तक जाना चाहूंगा। मुझे 2 दिन का समय दीजिए। भाग 2 बीरबल की छानबीन। बीरबल ने सबसे पहले उस कक्ष का निरीक्षण किया जहां से मुहर चोरी हुई थी। वहां केवल 5 लोगों का आना जाना था, खजांची, 2 सहायक, 1 रक्षक और 1 सफाई कर्मचारी। बीरबल ने उन 5 को अलग अलग बुलाकर पूछताछ की। सभी ने एक जैसी बात कही, हमने कुछ नहीं किया, हमें कोई जानकारी नहीं। बीरबल मुस्कराए और बोले, ठीक है, अगर आप सब निर्दोष हैं तो हमें एक छोटी सी परीक्षा करनी होगी। भाग 3 चतुर योजना। बीरबल ने एक पुरानी युक्ति अपनाई। उसने 5 व्यक्तियों को एक एक बांस की छड़ी दी, जो देखने में एक जैसी थीं। फिर बोला, इन छड़ियों में से चोर की छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह इन्हें लेकर फिर से दरबार में आना। 5 घबराए। सभी ने छड़ी ली और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब वे वापस आए, बीरबल ने सबसे पहले छड़ियों की लंबाई मापी। एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही चोर है, सफाई कर्मचारी। अकबर चौंके, पर बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर की छड़ी बढ़ेगी, लेकिन यह तो छोटी हो गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं दी थी। यह केवल मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी। चोर डर के कारण रात को अपनी छड़ी का 1 इंच काटकर सो गया, यह सोचकर कि अगर वह बढ़ गई तो पकड़ में आ जाएगा। अकबर हंस पड़े, कमाल है बीरबल, तुमने केवल डर का उपयोग कर चोर को पकड़ लिया। भाग 4 चोर का सच और करुणा। सफाई कर्मचारी रो पड़ा। उसने कहा, हुजूर, मेरी पत्नी बीमार है। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। मैं मजबूर था। बीरबल ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, अपराध को दंड मिलना चाहिए, परंतु परिस्थिति को भी समझना चाहिए। अकबर ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन साथ ही उसे महल से निकाल भी दिया। बीरबल ने बाद में उस कर्मचारी की पत्नी का इलाज अपने खर्च पर करवाया। भाग 5 बीरबल पर उठे सवाल। राजदरबार में कुछ दरबारियों को बीरबल की लोकप्रियता रास नहीं आ रही थी। एक दरबारी मिर्जा खां ने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल तो हर बार चालाकी से बच निकलते हैं, पर क्या वे वास्तव में सच्चे और ईमानदार हैं? कभी उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। अकबर ने यह बात बीरबल को बताई। बीरबल बोले, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं पर एक प्रयोग करवाने को तैयार हूं। अकबर बोले, क्या विचार है तुम्हारा? बीरबल ने कहा, मैं महल छोड़ दूंगा और एक आम आदमी की तरह शहर में रहूंगा। यदि कोई मुझे पहचान ले तो मैं दरबार वापस नहीं आऊंगा। अकबर ने सहमति दी। भाग 6 बीरबल आम आदमी बन गया। बीरबल एक साधारण धोबी के रूप में रहने लगा। उसने शहर के पास एक छोटा झोंपड़ा बनाया और लोगों के कपड़े धोने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और व्यवहार ने लोगों का दिल जीत लिया। उसे रामू धोबी के नाम से लोग जानने लगे। एक दिन शहर के अमीर व्यापारी का कपड़ा धोते समय बीरबल को उसमें एक सोने की अंगूठी मिली। वह अंगूठी लौटाने व्यापारी के पास गया। व्यापारी चकित हुआ और बोला, तुम जैसे गरीब लोग ऐसा ईमानदारी से नहीं करते। बीरबल ने हंसते हुए कहा, ईमानदारी अमीरी से नहीं, आत्मा से आती है। भाग 7 दरबार में बीरबल की वापसी। इस घटना की चर्चा पूरे शहर में फैल गई।
जब अकबर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने रामू धोबी को दरबार में बुलाया। बीरबल अपने पुराने वेश में दरबार में आया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह थी तुम्हारी परीक्षा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपना। दरबार का सम्मान केवल ताज से नहीं होता, सच्चाई से होता है। मैं वही बीरबल हूँ, चाहे दरबारी वस्त्र हो या धोबी की लुंगी। अकबर भावुक हो गए और बोले, बीरबल, तुम मेरी आंखों और दिल दोनों की रोशनी हो। तुम्हारे जैसा मंत्री पूरे संसार में नहीं। भाग 8 अंतिम मोड़, उपहार या अभिमान। कुछ सप्ताह बाद फारस का एक दूत अकबर के दरबार में आया। वह एक दुर्लभ हीरा उपहार स्वरूप लाया था और बोला, यह हीरा केवल उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जो सबसे बुद्धिमान और निष्पक्ष हो। अकबर ने तुरंत कहा, यह तो बीरबल को दिया जाना चाहिए। दूत ने कहा, तो एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं। दो लोग नदी के किनारे खड़े हैं। एक के पास नाव है जो केवल एक व्यक्ति को पार ले जा सकती है। दूसरे के पास तैरने की क्षमता नहीं। दोनों को एक साथ पार जाना है बिना लौटे हुए। यह कैसे होगा? सभी दरबारी चुप। बीरबल मुस्कराए और बोले, वे दोनों दो किनारों पर नहीं, एक ही किनारे पर खड़े हैं। नाव वाला व्यक्ति एक एक कर उन्हें पार करा सकता है। दूत ने हंसते हुए कहा, ठीक कहा, सवाल समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। हीरा बीरबल को दे दिया गया। निष्कर्ष और शिक्षा। इस कहानी से हम कई बातें सीख सकते हैं। 1. सच्चाई और चतुराई साथ हो तो कोई समस्या बड़ी नहीं होती। 2. गरीब या अमीर, ईमानदारी हर व्यक्ति में हो सकती है। 3. कभी कभी खुद को परखना भी जरूरी होता है। 4. सबसे बुद्धिमान वही होता है जो सबसे सरल ढंग से सोच सके।